हेलो डियर, वेलकम बैक अगेन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेहतरीन टॉपिक, एक और पजल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया, सिटिंग भी देखो एक तरह का पजल ही है, बट हम जो है उसे अलग कैटेगरी में लेके चल रहे थे क्योंकि वहां पर राइट और लेफ्ट की सिचुएशन से ही पर्सन को किस तरह से अरेंज करना है। ओके, तो वही आइडिया लेके चलेंगे हम पजल अरेंजमेंट के अंदर भी। अब डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहले तो ये एसएससी में देखा नहीं गया था। जो आपका एग्जाम हुआ था 2020 का, जो 21 में जाके एग्जाम हुआ था, एमटीएस के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रखा गया था सिटिंग का भी और पजल का भी। देखो, सीजीएल में नहीं आया, सीएचएसएल में नहीं आया, किसमें आया? डायरेक्टली एमटीएस के एग्जाम में। तो अगर एक बार एसएससी ने एंट्री कर दी एमटीएस के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कर दी, तो वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी। और रेलवे में तो आया ही आया था एनटीपीसी के एग्जाम में, और बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे और उसमें सिंगल ही क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन। और ज्यादा बात करें बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम में, तो इसके बिना तो ये एग्जाम सेट ही नहीं होता, ये लगा लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। अगर एसएससी और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पूरे सेट में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा रेलवे के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। बट अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल की बात करें, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से वेटेज जो है वो 2 से 4 सेट्स की रहती है। लेवल जो है वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लैरिकल प्री में अलग होगा, पीओ प्री में अलग होगा, क्लैरिकल मेंस में अलग होगा, पीओ मेंस में अलग होगा। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आई थिंक आपको मिल चुका होगा सिटिंग अरेंजमेंट में कि किस तरह से हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स को कोरिलेट करके चलते हैं, पॉसिबिलिटीज को किस तरह से अवॉइड करते हैं। वही सेम अप्रोच यहां पर अप्लाई होगी। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पजल चैप्टर में होता क्या है। तो वेटेज का तो आइडिया हो गया, सुनिए ध्यान से। तो पजल में होता क्या है, आपको एक पैराग्राफ अवेलेबल होगा किसी भी डिफरेंट एंटिटीज के हिसाब से। ओके, एक पैराग्राफ दिया जाता है, जरूरी नहीं है एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी होता है, इसमें 2 पैराग्राफ का रेफरेंस लेके चल रहा हूं ताकि इजी रहे। बाकी 1 पैराग्राफ आए, 2 पैराग्राफ आए, डजंट मैटर। तो एक मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। बेसिकली जो ये आपका पहला पैराग्राफ होता है ना, उसमें जो है पजल में आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कि आपको किस फॉर्मेट में पजल अवेलेबल है, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। कि पजल आपका डे बेस्ड है, डिस्कस करेंगे हम बाद में, ये भी मंथ बेस्ड है, फ्लोर बेस्ड है, बॉक्स बेस्ड है, किस एंटिटी से रिलेटेड है। ओके, उसी के बिहाफ पे आपको ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उसी पजल को सॉल्व करने के लिए, जो आपको पैरामीटर या फॉर्मेट दिया जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उसी एंटिटीज को फॉलो करते हुए या फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो यहां पर जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो 2 तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो डायरेक्ट इन स्टेटमेंट्स या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, या होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम डेफिनेट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट को हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन रखता हूं कि इंफॉर्मेशन क्या है कि ए लाइक्स एप्पल, A likes apple and play cricket। मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहां पर देखिए लिखा है कि A को एप्पल पसंद है और वो क्रिकेट खेलता है, एंड प्लेज क्रिकेट। ओके, तो यहां पर A के बारे में मैंने डेफिनेट या डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है कि A को एप्पल पसंद है और वो क्रिकेट खेलता है। यही चीज अगर मैं इनडायरेक्ट फॉर्मेट में बोलूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा? द वन हु लाइक्स एप्पल, द वन हु लाइक्स। वैसे ये चीजें आखिरी एक्सरसाइज में भी थी सिटिंग अरेंजमेंट में जाके, जहां पर अलग अलग एंटिटीज आती थी। द वन हु लाइक्स एप्पल ट्रेवल्स टू मुंबई। तो इसमें मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी कि जिस पर्सन को एप्पल पसंद है वो मुंबई में ट्रेवल करता है। अब किस पर्सन को भाई एप्पल पसंद है? पहले तो वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको एप्पल पसंद होगा, फिर वो मुंबई में ट्रेवल करेगा। हालांकि ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन वैलिड है, एप्पल पसंद करने वाला जो है मुंबई में ट्रैवल करता है, बट किसे? द वन हु लाइक्स, किसे पसंद है? तो ये उस पर्सन के बारे में इंडेफिनिट या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स हुई।
तो दो ही तरह की स्टेटमेंट्स रहती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिनको मिक्स करते हुए ही आपको सारी की सारी जो पजल की अरेंजमेंट है वो बनानी होती है, कंप्लीट करनी होती है। तो चाहे इंफॉर्मेशन डेफिनेट हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या इंडेफिनेट हो, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, आपके लिए हर एक स्टेटमेंट हेल्पफुल है। वैसे मैंने सिटिंग में भी एक चीज क्लियर की थी, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन है, सिटिंग से रिलेटेड है, पजल से रिलेटेड है, चाहे वो कितनी भी लेंथ का क्यों ना हो, छोटा सा पजल है, मॉडरेट लेवल का है, काफी लेंथी वन है, पढ़ना एक ही बार है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सिर्फ वन टाइम ही गो थ्रू करनी है, बार बार रिपीट नहीं करना उस चीज को कि ढूंढने नहीं बैठना, हाँ चलो जी बाद में स्किप कर देते हैं, बाद में इसे गो थ्रू कर लेंगे, ढूंढने नहीं बैठना उसे। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आपको एज अ क्लू नोट डाउन करनी होगी, क्योंकि लिखी हुई चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम याद रहती हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बात फिट हो, हालांकि ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में। ओके, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको ये चैप्टर करने में, क्योंकि आप सिटिंग अरेंजमेंट करके आए हो। अब काफी टाइम से एक ट्रेंड चलता आ रहा है, और वो ट्रेंड देखो अब तक चेंज ही नहीं हुआ, काफी सालों से सिमिलर सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो चलते आ रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो उसका मैं आइडिया दे देता हूं। या तो आपको आता है वीक बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल आता है, या तो आपको रहता है मंथ बेस्ड पजल, ठीक है, महीनों पर आधारित, या आपको रहता है फ्लोर बेस्ड पजल, उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल, ओके, और लास्ट में पर्संस के ऊपर अरेंजमेंट। और भी काफी एंटिटीज हो सकती हैं, अब मैं इन्हें दे रहा हूं एंटिटी का नाम, ओके, कि कौन से पैरामीटर के ऊपर बेस्ड आपको पजल जो है अवेलेबल है। अब एक पैरामीटर ऐसा है जो फिक्स होता ही होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब कि कुछ एक पर्सन्स को कोरिलेट करके दिया जा सकता है, डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, फ्लोर के हिसाब से। ओके, बॉक्स में तो काफी एंटिटीज ऐसी आ जाती हैं कि आपको कुछ जो है बुक्स अरेंज करनी है, बॉक्स में बुक्स पड़ी हैं, एक स्टैक में अवेलेबल हैं, इस तरह से उसमें पर्सन का क्या रोल रहेगा, पर्सन्स को थोड़ा डब्बे में बंद करेंगे, तो इसको अभी इग्नोर कर रहा हूं मैं। अब पर्सन्स की अगर बात करें, कुछ पर्सन्स दिए जाएंगे जो वीक से रिलेटेड डे वाइज अवेलेबल होंगे, मंथ से रिलेटेड मंथ वाइज अवेलेबल होंगे, फ्लोर बेस्ड मतलब हर किसी फ्लोर पे रहते होंगे किसी बिल्डिंग में। तो ये टर्म तो जो है वो बाय डिफॉल्ट है ही है। तो कहने का मतलब अगर मैं स्टार्ट करूं अब यहां पर पहले पैरामीटर से, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, तो वीक बेस्ड पजल में हमेशा आपको डेज अवेलेबल होते हैं, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी वो वीक की स्टार्टिंग है वो कहां से है, कि पहला दिन किसे कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ अवेलेबल होगा उसमें कौन कौन सा फॉर्मेट या कौन कौन सी एंटिटी के ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। तो यहां पर दिया जाता है कि सपोज एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर 7 अलग अलग पर्सन जो हैं हर दिन अपना एक लेक्चर जो है वो कंडक्ट करते हैं या डिफरेंट सिटी में ट्रैवल करते हैं, कुछ भी हो सकती है एंटिटी। ओके, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो वो वीक होगा उसकी स्टार्टिंग कहां से है, क्योंकि हमें नहीं पता वीक कहां से स्टार्ट होता है, संडे है या पहला दिन या मंडे है। तो आपको कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो ये पहला पैराग्राफ होता है ना गिवन, इसमें सब कुछ ही गिवन होता है कि 7 days आर अवेलेबल विद 7 persons, ईच पर्सन कंडक्ट्स अ लेक्चर ऑन ईच डे, मतलब हर पर्सन जो है हर दिन या प्रत्येक दिन एक लेक्चर कंडक्ट करता है, और आगे मेंशन किया जाएगा कि वो किस डे से स्टार्ट हो रहा है वो वीक। अगर वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे पे खत्म होगा, अगर संडे से स्टार्ट हो रहा था मंडे पे खत्म होगा, नहीं सैटरडे पे। 8 दिन थोड़ा बात किया है, ठीक है, 8 दिन की बात नहीं कर रहा या 9 दिन की बात नहीं कर रहा, 7 ही दिन की बात कर रहा है। तो बेसिकली इसमें कंसर्न ये लेके चलना है, आपको आइडिया दूंगा हर एक पैरामीटर के बारे में कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको स्टार्टिंग कहां से हो रही है, कुछ भी एज्यूम मत करना, वो सबसे पहले लिखा जाएगा कि वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है या संडे से स्टार्ट हो रहा है। कई बार क्या दिया जाता है, अगर आपके पास, आपको पता है कि एक वीक के अंदर 7 days अवेलेबल होते हैं, तो 7 दिन तो दे दिए, बट बदले में पर्सन्स जो हैं वो 6 अवेलेबल होते हैं। पर्सन कितने दे दिए, 6 व्यक्ति दे दिए। तो मतलब कि इन 7 में से अगर 6 व्यक्ति ही लेक्चर कंडक्ट करेंगे, हर एक दिन एक एक व्यक्ति रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक डे ऐसा रहेगा जिसमें वीकली ऑफ होगा, छुट्टी का दिन होगा। तो वो कौन सा होता है छुट्टी का दिन, मत सोचो कि संडे ही होता है, संडे हमें होती है ना छुट्टी,
बट पजल में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जो भी ये सारा फॉर्मेट में अवेलेबल होता है आपको सब कुछ क्लियरिटी दी जाती है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। आपको अपने एंड से कुछ भी नहीं सोचना। आपको टास्क क्या है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है ना, उसी के बिहाफ पे उस पजल को सॉल्व करो, बस सोचो मत कुछ भी। ओके, तो यहां पर अगर 7 दिन अवेलेबल हैं और पर्सन सिर्फ 6 ही दिए गए हैं, तो एक दिन छुट्टी का होगा, तो वो मेंशन किया जाएगा, वो भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, कि संडे बीइंग एन ऑफ डे, कि संडे जो है वो छुट्टी का दिन है। कई बार क्या है, संडे छुट्टी का दिन नहीं भी होता, तो उसमें भी मेंशन किया जाएगा संडे इज नॉट एन ऑफ डे, कि संडे जो है वो छुट्टी का दिन नहीं है। तो मतलब छुट्टी का दिन कोई और भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर ऐसा सस्पेंस आया कि आपको वो छुट्टी का दिन नहीं अवेलेबल, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। तो उस केस में आपको वो वीकली ऑफ डे, छुट्टी वाला दिन कौन सा है, सबसे पहले वो निकालना होता है, उसके बाद जाके आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी वीक बेस्ड पजल से रिलेटेड, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग देखनी है कहां से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से या संडे से, और पर्संस और छुट्टी का दिन अवेलेबल है या नहीं है, वो उस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारे पास मंथ बेस्ड पजल, कि आपको कुछ मंथ्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली आपको उतने ही नंबर ऑफ पर्संस दिए जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है आगे चल के आपको एक्सरसाइज के अंदर, कि 12 पर्संस हैं, 12 डिफरेंट मंथ्स में उनका जो है जन्मदिन आता है, ओके, या अलग अलग महीने में वो पैदा हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली 12 पर्सन है और 12 ही महीने हैं। तो मंथ बेस्ड पजल में ध्यान रखने वाली बातें क्या है, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि पूरे साल में कितने दिन ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन है, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। ओके, तो 31 दिनों वाले महीने कितने, कौन कौन से हुए, कितने होते हैं, बेसिकली 7। ठीक है, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, पहाड़ गिनने आते हैं ना ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे काउंटिंग होती है सारे मंथ्स की। तो उनमें से कौन कौन सा रहेगा, जनवरी, उसके बाद मार्च रहेगा, मार्च के बाद मई रहेगा, मई के बाद जुलाई और अगस्त दोनों इकट्ठे रहते हैं, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो अगर 12 में से, टोटल 12 मंथ्स होते हैं पूरे साल में, 12 में से 7 महीनों में अगर 31 दिन हैं, तो बाकी बचे महीनों में कितने होंगे, 30 दिन। 7 और 4 तो 11 हुए, है ना। वही एक महीना फरवरी का भी होता है, उसमें या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। ओके, तो हो गए देखो 12। तो वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात रहेगी, बट पजल के अंदर लीप और नॉन लीप ईयर का कोई फंडा नहीं चलता। ओके, तो 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हुए, 4, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मार्च के बाद कौन सा आता है, अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। ओके, एक महीना रहा फरवरी का, ना तो उसमें 30 दिन है ना ही 31 दिन है। अब मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन रखता हूं, वही अलग अलग पर्संस ने डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में जो पैदा हुए थे। ए उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें 31 दिन है। ए बोर्न्स इन दैट मंथ विच है 31 डेज। ए उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें 31 दिन है। अब 31 दिन वाले महीने मैंने आपको कितने कहे, 7। तो ए उन 7 में से किसी भी महीने में पैदा हुआ हो सकता है। ओके, बट अगर मैं ये कहता हूं कि ए 31 दिन वाले महीने में पैदा नहीं हुआ है, ए जिस महीने में 31 दिन है उस महीने में पैदा नहीं हुआ है, तो मतलब उसकी 7 की पॉसिबिलिटी खत्म। तो कितने महीने में पॉसिबिलिटी बची, 4, गलत, 5 में। उसने क्या कहा कि पैराग्राफ में गिवन है ए 31 दिन वाले महीने में पैदा नहीं हुआ, तो या तो वो 30 दिन वाले महीनों में पैदा हुआ होगा या तो फरवरी में होगा, क्योंकि फरवरी में भी 31 दिन नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा कि फरवरी इंक्लूड हो। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा महीना ऐसा है जिसमें 31 दिन है, कौन सा महीना ऐसा है जिसमें 30 दिन है, अपने कंफर्ट लेवल के लिए, ताकि आपको गलती ना दिखे यहां पर, वन गो में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बता दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक पूरे साल के अंदर जो आपको 12 के 12 महीने हैं वो सारे के सारे ही दे दिए जाते हैं। आपको रैंडम मंथ्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, चूज करके दिए जा सकते हैं। जैसे रैंडमली मैंने चूज कर दिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, ऐसे 7-8 महीने दे दिए। जितने नंबर ऑफ मंथ्स अवेलेबल होंगे उतने ही सिमिलर काउंटिंग में आपको नंबर ऑफ पर्सन्स भी अवेलेबल होंगे। तो हर पर्सन जो है अपने अलग एक अपने ही मंथ से कोरिलेट करके अपने आप को अरेंजमेंट में लाएगा, वो कितने भी हो सकते हैं।
बट मंथ बेस्ड पजल जो है, अब कैटेगरी जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थोड़ी और ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसमें अलग से कैटेगरी बन रही है। उसका मैं आइडिया दे देता हूं थोड़ा सा, कि आपको ये 7-8 महीने भी नहीं दिए जाते हैं। आपको क्या मेंशन होगा, पहली एंटिटी ये रहेगी कि आपको सपोज 2 महीने दे दिए। कौन कौन से? अप्रैल और अक्टूबर। अप्रैल और अक्टूबर की 4 डिफरेंट डेट्स आपको अवेलेबल हैं, जिसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। सपोज ऐसा हो गया, तो वो कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 7, 16 और 25। यही 3, 7, 16, 25 जो है अप्रैल महीने की भी है डेट। यही 3, 7, 16 और 25 जो है अक्टूबर महीने की भी है डेट। मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऐसे ही रैंडमली अपने एंड से ही बात घुमा रहा हूं पजल के अंदर, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। तो वो जो है इंटरव्यूज जो हैं साल के सिर्फ 2 महीने की इन 4 डिफरेंट डेट्स में ही कंडक्ट होते हैं। वो 2 महीने कौन से हैं? अप्रैल और अक्टूबर। और वो कौन सी 4 डिफरेंट डेट हैं? 3, 7, 16 और 25। तो 3, 7, 16, 25 अप्रैल में भी हो गई, 3, 7, 16, 25 अक्टूबर में भी हो गई। 4 इसकी हो गई, 4 उसकी हो गई। काउंटिंग में कितने हो गई? 8। तो अगर 8 डिफरेंट डेट्स हैं तो पर्सन भी 8 ही अवेलेबल होंगे, अकॉर्डिंगली गिवन होगा ना, मैंने बताया था आपको। अब यहां पर इंफॉर्मेशन में पता कैसे घुमाया जाएगा, कि ए जो है 31 दिन वाले महीने की प्राइम नंबर वाली डेट को इंटरव्यू के लिए विजिट करता है। रिपीट करता हूं, ए जो है 31 महीने वाले महीने की या 31 दिन वाले महीने की, तो सबसे पहले ही देखना होगा 31 दिन वाला महीना कौन सा है। अप्रैल में तो 30 है, अक्टूबर में कितने हैं? 31। मतलब अक्टूबर महीने की बात हो रही है। ए 31 दिन वाले महीने की जो प्राइम नंबर वाली डेट है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर यहां पर क्या है? 3 और 7। तो 3 को या तो 7 को इंटरव्यू के लिए जाएगा। इसे और कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है? नंबर्स के ही फॉर्मेट में, कि ए जो है 30 दिन वाले महीने की परफेक्ट स्क्वायर वाली डेट को विजिट करता है, संपूर्ण वर्ग वाली डेट को। तो 30 दिन वाला महीना कौन सा हुआ? अप्रैल। संपूर्ण वर्ग कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं? यहां पर कौन है? 16 और 25। तो या तो वो 16 को ट्रैवल करेगा या तो 25 को। तो जब ऐसे घूमते रहते हैं ना नंबर्स के इन बिटवीन, तो एक और ट्विस्ट डाला जाता है जिसमें मोस्टली कैंडिडेट गलती करते ही करते हैं। इंफॉर्मेशन पता क्या गिवन होगी, कि सपोज अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि ए जो है 31 दिन वाली महीने की ऑड नंबर वाली डेट को, विषम संख्या वाली डेट को विजिट करता है इंटरव्यू के लिए। तो ऑड नंबर वाली डेट यहां पर कौन सी दिखाई दे रही है? 3 और 7। 25 को देखता ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि 25 की तो फिगर एक मेंटेन हो चुकी है कि वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो ऑड नंबर थोड़ा है। क्यों? 25 एक विषम संख्या नहीं है। तो ये 25 को इग्नोर कर देंगे, वो 3 और 7 में ही घूमते रहेंगे, जिससे सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आंसर आना ही 25 से है। एग्जामिनर जानता है हर एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी कि वो कहां गलती करेगा, इसलिए ट्विस्ट यहां पर डाला जाता है। तो इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से पढ़ना होता है। हालांकि इन्फॉर्मेशन में कुछ खास होता ही नहीं है, सारा डाटा तो आपको प्रोवाइड दिया जा रहा है, ठीक है, थाली में परोस के दे दिया जा रहा है, बस उसको समेटना है, अलग अलग करने हैं, इन्फॉर्मेशंस को कोरिलेट करना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आप एक ही बार पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। और एक तो टाइप रह गई ये, दूसरी टाइप ये भी हो सकता है, अगर 2 डिफरेंट मंथ्स की 4 डिफरेंट डेट्स हैं तो ऐसा भी हो सकता है 4 डिफरेंट मंथ दे दिया आपको, जनवरी, मार्च, सितंबर एंड दिसंबर, और हर मंथ की 2 डिफरेंट डेट दे दी, 7 और 21। 7 और 21 जनवरी भी होगी, 7 मार्च 21 मार्च होगी, 7 सितंबर 21 सितंबर होगी, 7 दिसंबर 21 दिसंबर होगी। तो ये भी क्वांटिटी में कितने हो गए? 8 हो गए। अकॉर्डिंगली पर्सन्स भी 8 दे दिए जाएंगे। वो देखेंगे हम आगे जाके आएगा, अभी सिर्फ हल्का हल्का क्लू दे रहा हूं कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो इतना आइडिया हो गया होगा, ठीक है। मंथ बेस्ड पजल में या तो सारे के सारे 12 के 12 महीने दे दिए जाएंगे, अकॉर्डिंगली 12 पर्सन होंगे। अगर आपको 12 महीने नहीं दिए तो रैंडम मंथ्स दे दिए जाएंगे 7-8, अकॉर्डिंगली पर्सन भी कितने होंगे? 7-8 ही होंगे। इस फॉर्मेट में भी आ सकता है 2 मंथ की 4 डिफरेंट डेट 8 होगी क्वांटिटी में, या 4 डिफरेंट मंथ की 2 डिफरेंट डेट, ये भी क्वांटिटी में कितने होगी? 8, अकॉर्डिंगली पर्सन्स भी गिवन होंगे। तो हल्का हल्का क्लू दे दिया, ओके। फिर आती है बात फ्लोर्स के ऊपर। फ्लोर्स के ऊपर बात आती है। अगर मैं कहता हूं किसी बिल्डिंग में आप गए, ठीक है, या आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग है, तो सबसे पहला जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा उसको आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना। ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट के बाद सेकंड फ्लोर, ऐसा ही है।
तो जब भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा, जब तक आप इसमें ग्राउंड फ्लोर कंसीडर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, क्योंकि सबसे पहला फ्लोर जो है वो नंबर 1 नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर है। हालांकि आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं होगी कि ग्राउंड फ्लोर कंसीडर करना है या नहीं, वो फर्स्ट पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन में सब कुछ दिया जाता है कि सपोज एक इंफॉर्मेशन होगी कि एक बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स हैं, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया जाता है, फर्स्ट को नंबर 2 दिया जाता है, सेकंड को नंबर 3 दिया जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब जैसे कि अगर मैं ये बात कर ही चुका हूं, तो सपोज मैं बना ही लेता हूं। क्या कहा मैंने? ग्राउंड फ्लोर को क्या दिया जाता है? नंबर 1। फर्स्ट को क्या दिया जाता है? नंबर 2। सेकंड फ्लोर को क्या नाम दिया जाता है? नंबर 3। ऐसे करते करते कितने फ्लोर्स हो गए? 8। तो आपका कंसर्न इन नंबरिंग से नहीं है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, नंबरिंग से है, क्योंकि नंबर्स मेंशन कर दिए गए हैं ऐसे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे नंबर मेंशन कर दिए गए हैं। आपका कंसर्न अब इन नंबरिंग से होगा, क्योंकि हर एक फ्लोर को एक नंबर अवेलेबल हो चुका है। तो इंफॉर्मेशन क्या लिखी होगी कि ए जो है, मतलब एक बिल्डिंग के 8 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, नंबरिंग भी क्लियर हो गई, हर फ्लोर के ऊपर एक एक पर्सन भी रहता है। इंफॉर्मेशन गिवन है ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, कि ए जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, बट वो शीर्ष पर नहीं रहता, सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। तो इवन नंबर्ड फ्लोर अगर देखें तो 2, 4, 6 यही 3 हुए। वैसे 8th भी है इवन नंबर्ड फ्लोर, बट ए ने तो 8th फ्लोर पे आना ही नहीं है, तो या तो ए सेकंड फ्लोर पे होगा, या 4th पे होगा, या तो 6th पे होगा, या ओड नंबर फ्लोर से कोरिलेट करके दिया जा सकता है। तो बस इसमें इतना ही सी बात बताऊंगा। बाकी और भी ट्विस्टेड वन केसेस आते हैं, वो इंफॉर्मेशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। स्टार्टिंग में मेंशन नहीं होते कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा कि ग्राउंड फ्लोर के अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है या नहीं, बट गिवन होंगी, गारंटीड है। फिर आता है बॉक्स बेस्ड पजल। जब आप फ्लोर बेस्ड पजल कर लेंगे ना, तो बॉक्स बेस्ड पजल एक दूसरे से कोरिलेट करके चलते हैं। जैसे यहाँ पर इवन नंबर्ड फ्लोर है, ऑड नंबर्ड फ्लोर है, यहाँ पर बॉक्स की भी पोजीशन है, किसी स्टैक में बुक्स को रखा गया है, तो उसमें भी इवन नंबर्ड पोजीशन होगी या तो ऑड नंबर पोजीशंस होगी। इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। लास्ट में रहती है बात पर्सन से रिलेटेड, तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो जो ये पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट है, वीक के साथ कोरिलेट हो सकता है, मंथ के साथ, फ्लोर के साथ भी कोरिलेट किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी टर्म नहीं गिवन होगी, ना वीक बेस्ड आया, ना मंथ बेस्ड आया, ना फ्लोर बेस्ड आया, ना बॉक्स बेस्ड पजल आया, ठीक है, फिर क्या रहता है? पर्सन्स बेस्ड पजल रहेगा कि आपको 7-8 पर्सन दे दिए जाएंगे। अलग से एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, उनको डिफरेंट कार्स पसंद है, डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करते हैं, उनको डिफरेंट गेम्स पसंद हैं, डिफरेंट कलर्स की टी शर्ट पहनते हैं, डिफरेंट उनका बिजनेस है, ओके, डिफरेंट क्यूजीन पसंद करते हैं। क्यूजीन मतलब खाने पीने की चीजें, हर स्टेट की अलग अलग होती है ना, कुछ जायकेदार। ये डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट सिटीज में उनका इंटरव्यू है, मतलब इन सभी को नाम दिया जाता है एंटिटीज का, वो कितने भी हो सकती हैं। तो इन पर्सन्स को कोरिलेट किया जा सकता है इनमें से किसी भी एक के साथ। तो आपको एग्जाम में 2 एंटिटीज बेस्ड आ सकते हैं, मतलब पर्सन दे दिए, और वीक बेस्ड पजल कि हर दिन हर पर्सन को अरेंज करो। 3 एंटिटीज भी आ सकती हैं, जैसे वीक भी दे दिया, दिन भी दे दिए, पर्सन्स भी दे दिए, और डिफरेंट कार्स भी दे दी। ओके, 4 एंटिटीज बेस्ड भी आ सकता है कि आपको डेज भी दे दिए, पर्सन्स भी दे दिए, कार्स भी दे दी, और डिफरेंट कंट्रीज भी दे दी। 5 बेस्ड भी आ सकता है, 5 एंटिटी बेस्ड। वो कैसे हो सकता है? ब्लड रिलेशन का केस इंक्लूड कर दिया। 6 एंटिटी बेस्ड भी आ सकता है, वो तो एक्सट्रीम हाई लेवल पे आ गया, उसमें रैंकिंग का लेवल इंक्लूड हो सकता है। समझ गए? तो इतने लेवल तक हम लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए यहां से शुरू करेंगे और थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते रहेंगे, एंटिटीज को बढ़ाते रहेंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो जाए, आपको क्लियरिटी हो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है, आई होप आपके दिमाग में घुस रही होंगी बातें, है ना। बाकी अगर थोड़ा कहीं भी डाउट रहेगा ना, वो हम क्वेश्चन का रेफरेंस लेके सॉल्व करेंगे। अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ टू सोल्व कैसे करें। तो एक तो टेबुलर मेथड होता है, वो मैं आपको फॉलो अप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि टेबुलर मेथड में क्या होता है, ऐसे क्रॉस साइन ऐसे करना पड़ता है, इसको ये नहीं पसंद, इसको ये नहीं, वो झंझट वाला काम है, और वो
2 एंटिटी बेस्ड के ऊपर एप्लीकेबल है, 3 पे भी हो जाएगा, उससे ज़्यादा एंटिटीज के ऊपर नहीं होगा। अगर ये क्या है जानना चाहते हो तो इग्नोर करो, जब जो चीज़ जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है उसके बारे में जान के क्या फ़ायदा है ना, उसको अवॉइड करो। तो आपको क्या है, एक अरेंजमेंट ड्रॉ करनी है, एक टेबल बनाना होगा, टेबल के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, बट मैटर ये करेगा कि आप उस टेबल के अंदर कौन सी एंटिटी को फिक्स करना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास आया वीक बेस्ड पजल कि आपको 7 दिन अवेलेबल है, 7 डेज, 7 डेज में 7 डिफरेंट पर्संस जो है लेक्चर कंडक्ट करते हैं और डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं। सपोज ये 3 एंटिटीज के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन आया, ओके। तो मैटर ये करेगा जो आप ये टेबल बनाने जा रहे हो, सबसे पहले आप यहां क्या मेंशन करोगे, यहां क्या मेंशन करोगे, यहां क्या मेंशन करोगे। तो यहां पर क्या करना होता है, हमें पजल सॉल्व करने के लिए एक एंटिटी को फिक्स करना होता है, बाकी 2 शफल होती रहेंगी, बाकी 2 क्या होती रहेंगी, शफल। जैसे कि अगर मैं कहता हूं यहां पर मंडे से डे स्टार्ट हो रहा है, यहां पर पहला पर्सन है ए, तो यहां पर पहली गेम है क्रिकेट। ऐसा नहीं है मंडे पहला दिन हुआ, पहला पर्सन ए हो गया और उसे गेम पसंद है क्रिकेट, ये कभी भी नहीं होता। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको इंफॉर्मेशन अगर ध्यान में हो तो एक लिखा होता था, स्पेसिफिकली एक फ्रेज लिखा होता था, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि वो समान क्रम में हो, तो जरूरी नहीं है कि समान क्रम में है, यहां से पहला दिन, यहां से पहला पर्सन, यहां से पहला गेम, यहां से दूसरा दिन, यहां से दूसरा पर्सन, यहां दूसरा गेम, ओके। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो उसी क्रम में हो। अगर ऐसा दे भी दिया सेम क्रम में है तो पजल की सेंस कहां रही, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, टेबल बना के देख लो, बस उसको टेबल में उतार लो, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है। तो चाहे वो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, चाहे इन्फॉर्मेशन ये ना गिवन हो, वो कभी भी सेम उसमें सीक्वेंस में नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ओके। तो बात आते हैं वापस इस बात के ऊपर कि कौन सी एंटिटी को हम फिक्स करेंगे। अब देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमेशा आपको पर्सन्स ही पहले लेने हैं, पहले गेम्स लेनी है या पहले वीक लेना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। हमेशा उस एंटिटी को फिक्स करके चलो जो एक डेफिनेट सीक्वेंस में आपको अवेलेबल है। अगर मैं आपको 7 पर्सन्स दे देता हूं, राम, श्याम, अजय, विजय, मुरली, कुछ भी 7 लोगों के नाम दे दिए, 7 अलग अलग दिनों पे कोई ना कोई गेम प्ले करते हैं, तो जरूरी है अगर मैंने मंडे पहला दिन है तो पहले दिन राम ही आएगा, वो तो किसी भी दिन हो सकते हैं। तो पर्सन्स का पता है कि पहले राम जाएगा खेलने के लिए, अजय जाएगा या मुरली जाएगा या विजय जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है। ये भी पहले कंफर्म है कि पहले कौन सी गेम खेली जाएगी, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, क्या खेली जाएगी, कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है। दिनों का सीक्वेंस जो है वो एक डेफिनेट होता है। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, डेफिनेट सीक्वेंस है ना। ऐसा तो नहीं है पहले मंडे फिर उसके बाद फ्राइडे आ गया, फिर उसके बाद सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, फिर वेडनेसडे आ गया, फिर ट्यूसडे हो गया, नहीं, शफल थोड़ा होते हैं। तो ऐसी चीज पिक करो जो एक डेफिनेट सीक्वेंस में अवेलेबल हो। तो वीक, पर्सन्स और गेम्स में से डेफिनेट सीक्वेंस किसका है, डेज का, कि पहले मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बाकी एंटिटीज अरेंज होती रहेंगी। मतलब हमें क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। आप पहले पर्सन्स भी ले सकते हो, नो डाउट, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि आप उसमें तीनों इंफॉर्मेशंस जो है शफल करके अरेंज कर रहे हो। यहां पर आपने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया, बाकी 2 शफल होते रहेंगी। आपके लिए टास्क जो है वो ज्यादा आसान हो गया, ओके। तो उस एंटिटी को पकड़ो जो एक डेफिनेट सीक्वेंस में अवेलेबल हो। इसी तरह अगर आपको आता है मंथ और पर्सन के ऊपर बेस्ड, ये कुछ महीने गिवन है, कुछ पर्सन्स अवेलेबल है, डेफिनेट सीक्वेंस किसका हुआ, महीना का ही हुआ। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। फ्लोर और पर्सन में से डेफिनेट सीक्वेंस किसका है, फ्लोर का, पहले के ऊपर दूसरा फ्लोर है, दूसरे के ऊपर तीसरा है, तीसरे के ऊपर चौथा है, ऐसे ही होते हैं, ओके। बॉक्स बेस्ड पजल आपको इसका रेफरेंस लेके ही मिल जाएगा। बट अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में क्या रह जाते हैं, पर्सन्स, तो आप पर्सन को फिक्स करो, बाकी एंटिटीज अपने आप ही अरेंज होती रहेंगी। तो ये तो थी हवा में बातें, जितनी भी मैंने अभी तक कही, उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत तो माइंड में फिट हुई होंगी। अब इन्हीं चीजों का रेफरेंस लेके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन की अरेंजमेंट्स को ध्यान से देखना। पहले कुछ एक क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट लेक्चर में करके देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज में गो थ्रू करेंगे, ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या चीजें आती हैं। अब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ एक क्वेश्चन जो हैं मैंने इस बार का जो एनटीपीसी या एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे और एसएससी का, तो इजी लेवल वाले क्वेश्चन तो वहाँ से उठाए हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, जो बैंकिंग लेवल में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एनटीपीसी जो रेलवे का एग्ज़ाम था उसमें बैंकिंग लेवल को टच किया गया है, जो उसमें पजल है। और सीईटी लॉन्च हो जाता है फिर तो किसी भी लेवल का आ सकता है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कोर्स बना रहे हैं। तो चलिए, यहां पर लिखा हुआ है, कहता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है विजिटेड द डॉक्टर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ओनली 1 डॉक्टर पर डे। तो सबसे पहले ये देखो आपको कौन कौन सी एंटिटीज अवेलेबल हैं। आपको तो दे दिए डेज अवेलेबल हो गए, ठीक है। कहता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक चिकित्सा प्रतिनिधि है, वो 6 अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट करता है। वो उन डॉक्टर्स के नाम भी गिवन कर दिए, PQRSTU, ये डॉक्टर्स के नेम्स अवेलेबल हैं। एक दिन एक ही डॉक्टर के पास वो विजिट करता है, और वो दिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से लेके सैटरडे। तो आपके पास पर्सन्स हैं और डेज हैं, डेज और पर्सन में से फिक्स कौन है, डेज अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर डेज लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थर्सडे, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा डे है, आपने क्या लिखा है। ओके, चलिए अब सेकंड कॉलम में हम अरेंज कर लेंगे इसको, पर्सन्स को या डॉक्टर्स के नेम। दिखे क्या लिखा हुआ है, कहता वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ही विजिटेड यू ऑन सम डे बिफोर विजिटिंग आर एंड टी। कहता जिस दिन वो आर और टी के पास विजिट करेगा ना, जाएगा, उससे कहीं ना कहीं पहले वो यू के पास जाएगा। मतलब ये रैंकिंग की अरेंजमेंट जो है उसकी सेंस दे रहा है कि यू के पास वो पहले विजिट करेगा अदर देन आर एंड टी। रिपीट कर देता हूं, कहता है जिस दिन उसने आर और टी को विजिट करना है ना, आर डॉक्टर और टी डॉक्टर के पास विजिट करना है, उससे किसी भी एक दिन पहले, कहीं ना कहीं पहले यू डॉक्टर के पास वो विजिट करेगा। ओके, तो मतलब कि सपोज मैं कहता हूं फ्राइडे और सैटरडे को है आर एंड टी, सपोज, तो यू इन चारों में से किसी भी दिन पे विजिट कर सकता है उस डॉक्टर के पास। आगे देखिए, ही विजिटेड पी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ विजिटिंग एस। कहता जिस दिन उसने एस डॉक्टर को विजिट किया था, उसके प्रीवियस डे, पिछले दिन उसने किस डॉक्टर को विजिट किया है, पी डॉक्टर को विजिट किया है। तो ये एंटिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मतलब पी के बाद एस बोलो या एस से जस्ट पहले पी बोलो, दोनों रहेंगे तो एक साथ। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों को अरेंज करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव डेज अवेलेबल होने चाहिए। बट आया तो किसकी बात हो रही है, पी की, क्योंकि एंड और बट के केस में फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं। बट नॉट ऑन थर्सडे, बट पी जो है वो थर्सडे को अवेलेबल नहीं होता है, मतलब पी ने यहां पर नहीं आना। दोबारा से लिख देता हूं मैं। अब देखो, इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, अगर डेफिनेट होती तो हम इसके सामने लिख देते हैं। मैं सपोज कहता हूं पी जो है वो थर्सडे को पी डॉक्टर को विजिट करता है, तो पी मैं यहां डायरेक्टली लिख देता। अब इंडेफिनेट है, यहां पर नहीं आना, तो उसके सामने, क्योंकि हम बार बार पढ़ने नहीं बैठेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन रह चुकी है। तो पी एस से जस्ट पहले प्रीवियस दिन में विजिट करता है। ही डिड नॉट विजिट आइदर क्यू और एस ऑन द लास्ट डे। अब कहता आखिरी दिन जो है, ना तो वो क्यू डॉक्टर को विजिट करता है, ना ही एस डॉक्टर को विजिट करता है, मतलब क्यू और एस ने आखिरी में नहीं आना। ही विजिटेड क्यू जस्ट आफ्टर यू बट नॉट ऑन ट्यूसडे। अब वो जो है क्यू डॉक्टर को विजिट करता है जस्ट आफ्टर यू, यू के तुरंत बाद किसको विजिट करता है, वो क्यू को। ही विजिटेड क्यू जस्ट आफ्टर यू बट नॉट ऑन ट्यूसडे, बट वो क्यू डॉक्टर को मंगलवार को विजिट नहीं करता है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, जानबूझ के मैंने हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि यहां पर एडजस्ट ही नहीं हुआ अभी तक कुछ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी होल्ड के ऊपर है। सारा पैराग्राफ एक ही बार पढ़ लिया हमने। चल अब देखिए, अब हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यू वाला पॉइंट उठा सकते हैं, क्योंकि यू के जस्ट बाद कौन है, क्यू आना है, और यू से हम ये भी चीज को रिलेट कर सकते हैं कि यू के बाद 2 और अवेलेबल होंगे ही होंगे डॉक्टर्स, आर और टी। अगर मैं आर और टी मान के चलता हूं, आखिरी 2 दिन पे है, लीस्ट वैल्यू ले देते हैं कि इन दोनों पे है, तो यू ऊपर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अब यू जो है, ध्यान से देखिए, मंडे को अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो यू डॉक्टर को विजिट नहीं करेगा मंडे को। क्यों नहीं विजिट करेगा, क्योंकि यू के जस्ट बाद में क्यू ने आना है। अगर हम यू यहां पर अरेंज कर भी देते हैं तो जस्ट उसके बाद क्यू, वो तो ट्यूसडे को अवेलेबल ही नहीं है। समझ में आई बात। तो हम ले लेते हैं कि यू जो है वो ट्यूसडे को अवेलेबल होगा।
तो यू डॉक्टर जो है ट्यूसडे को अवेलेबल है, उसके बाद कौन आएगा, क्यू आ जाएगा। अब हम दूसरी चीज एक और मान लेते हैं कि वो बुधवार को भी तो अवेलेबल हो सकता है, उसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा, क्यू अवेलेबल होगा। इन दोनों के अलावा मैं कोई और केस बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि यू के बाद दो डॉक्टर्स के पास और विजिट करेगा, वो कौन से, आर और टी। अगर मैं ये वाला केस लूं तो आर और टी के लिए यही दो प्लेसेस बचे, आर यहां, टी यहां पर, आर यहां, टी यहां पर। अगर ये वाला केस लेके चलता हूं, इन तीनों में से आर और टी कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। आर तीनों में से किसी भी दिन पे आ सकता है, टी किसी भी दिनों में से दिन पे आ सकता है। इतना अंडरस्टूड हो गया। तो यू के जस्ट बाद क्यू ने आना है, हमने इसे यूज कर लिया। और यू क्यू जो है मंगलवार को अवेलेबल नहीं है, यू मंडे को भी अवेलेबल नहीं होगा, ये हमने कंक्लूड की थी बात। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं। अब क्यू और एस ने जो है, या मैं कहूं कि एस ने जो है लास्ट डे पे अवेलेबल नहीं होना, और पी के जस्ट बाद एस है, या एस से जस्ट पहले पी है, तो एस यहां पर आएगा नहीं कि जिससे जस्ट पहले हम पी को ले लें। एस यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि उससे जस्ट पहले पी को होना चाहिए, बट यहां तो क्यू आ रहा है। तो एस और पी को अरेंज करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट बचता ही नहीं है। गॉट इट। अब अगर एस और पी एक साथ आएंगे तो मंडे को मैं नहीं ले सकता दोनों में से किसी एक को, क्योंकि इनको अरेंज करने के लिए दो इकट्ठे दिन अवेलेबल होने चाहिए। तो एस और पी इनमें से कहीं ना कहीं बैठे होंगे। ये जो एस यहां पर नहीं आएगा, मैंने किसके लिए लिखा था, एस से जस्ट पहले क्यू के लिए, कि एस यहां पर नहीं आएगा क्योंकि उससे जस्ट पहले कौन अवेलेबल था, क्यू। तो यहां पर अगर हम बात करें, एस सैटरडे को अवेलेबल नहीं है आखिरी दिन, तो हमें एस मजबूरी में यहां लेना पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेट है ही नहीं, पी यहां पर आ जाएगा। गॉट इट। बट ये अरेंजमेंट आपकी गलत होगी। क्यों, क्योंकि यू के बाद दो डॉक्टर्स और भी अवेलेबल है, आर एंड टी। बताओ आर और टी कहां अरेंज करोगे, 2 डेज कहीं ना कहीं अवेलेबल होने चाहिए थे, तो वो आखिरी के दिनों में आते। तो यू के बाद आर और टी के लिए कहीं ना कहीं पोजीशन अवेलेबल होनी चाहिए थी। ये दो आखिरी दिनों में आ सकते हैं। आर फ्राइडे तो सैटरडे को टी हो जाएगा, अगर टी फ्राइडे है तो आर सैटरडे को हो जाएगा। तो पूछा गया है विच आर द 2 डॉक्टर्स ही विजिटेड ऑन द फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिनों में वो कौन से डॉक्टर्स को विजिट करता है, तो वो पी और एस डॉक्टर को विजिट करता है। आंसर क्या रह जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन डी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी एमटीएस के एग्जाम से लिया गया है, इजी लेवल वाला क्वेश्चन उठाया था। जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी उठा लिया मैंने, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस लेवल के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, क्योंकि चीज फील करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता भी हो ना जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कैसे कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन यहां पर फिक्स कुछ भी नहीं थी, हमने सारे का सारा कोरिलेट करके उठाया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, फिर से देखिए क्या गिवन है आपको। कहता एक इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, एक परीक्षा हुई जिसमें 6 पेपर्स होने हैं, मैथ, फिजिक्स, जियोग्राफी, उन सबके नेम गिवन है। आर स्केड्यूल्ड ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ अ वीक, मंडे टू सैटरडे। कहता सोमवार से लेकर शनिवार तक एक ही सप्ताह के 6 लगातार दिनों में 6 एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट होने हैं। तो आपको डेज अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कहां से शुरू करें, डेज से, क्योंकि फिक्स्ड एंटिटी वही है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 6 लगातार दिन है और हर दिन जो है एक एक एग्जाम तो पक्का होगा। चलो इंफॉर्मेशन लिख ली, शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या लिखी गई थी, यहां से शुरू हो रहा है, मैथ्स पेपर इज आफ्टर द केमिस्ट्री पेपर विद अ 1 डे गैप बिटवीन देम। कहता जो मैथ की परीक्षा है वो केमिस्ट्री की परीक्षा के बाद में है, मैथ की परीक्षा केमिस्ट्री की परीक्षा के बाद में है, विद अ 1 डे गैप बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में एक का गैप भी है। तो मैथ का पेपर जो है केमिस्ट्री के एक दिन बाद आएगा। मतलब अगर केमिस्ट्री का पेपर सोमवार को है तो एक दिन छोड़ के बुधवार को कौन सा पेपर होगा, मैथ का पेपर होगा। ओके, चलो अगला देखिए, फिजिक्स पेपर इज ऑन मंडे। डेफिनेट इंफॉर्मेशन कि फिजिक्स का जो पेपर है वो मंडे को होगा, इसी के सामने ही लिख दिया। आगे देखिए, जियोग्राफी पेपर इज नॉट ऑन द लास्ट डे। आखिरी दिन जो है वो जियोग्राफी का पेपर नहीं होगा, आखिरी दिन मतलब के शनिवार को। हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल्ड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द मैथ्स पेपर। कहता हिस्ट्री का जो पेपर जो मैथ के पेपर के जस्ट पहले था, पिछले दिन। अब मैथ के पिछले दिन यहां पर कौन सा पेपर आ गया, हिस्ट्री का, जहां पर हमें केमिस्ट्री और मैथ के बीच में एक का गैप गिवन था ना, कि मैथ का पेपर केमिस्ट्री के बाद आएगा, वो भी एक दिन के गैप में। तो जो वो गैप था उसको किसने फिल किया, हिस्ट्री के पेपर ने, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर मैथ के जस्ट पिछले दिन है। हैज अ 2 डे गैप विद द
फिजिक्स पेपर, और किसकी बात हुई, हिस्ट्री के पेपर की, कि माना हिस्ट्री का पेपर जो है मैथ के पेपर के जस्ट प्रीवियस डे था, पिछले दिन, बट वो 2 दिन का गैप बना के बैठा है किसके साथ, फिजिक्स के पेपर के साथ। तो फिजिक्स के पेपर के साथ 2 दिन का गैप कौन बना के बैठा है, हिस्ट्री का पेपर। अगर हिस्ट्री का पेपर यहां पर है तो हिस्ट्री का पेपर मैथ के जस्ट पिछले दिन था, तो मैथ का पेपर कब होगा, फ्राइडे को, तभी उसके पिछले दिन हिस्ट्री का पेपर होगा। और हिस्ट्री के जस्ट पिछले दिन कौन सा पेपर आ रहा है, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के बाद कौन सा पेपर होना था, मैथ का विद 1 डे गैप। यही इंफॉर्मेशन थी। जियोग्राफी का पेपर शनिवार को होना ही नहीं है, तो कब होगा वो, मंगलवार को। जो एक सब्जेक्ट रहेगा वो यहां पर आ जाएगा, कौन सा, इकोनॉमिक्स का पेपर। ये तो सिंपल था, सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। पूछा क्या गया है, विच पेपर इज शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे, शनिवार को कौन सा पेपर हुआ, इकोनॉमिक्स का। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। गॉट इट। एक और देखिए, कहता एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है, प्लान्स टू विजिट ईच ऑफ द 6 स्टोर्स। आपको उन स्टोर्स के नेम गिवन है, एग्जैक्टली वंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1 डे। कहता हर दिन जो है एक ही स्टोर के ऊपर वो विजिट करता है, आपको डेज नहीं अवेलेबल। ही इज सेटिंग हब स्केड्यूल फॉर द डे इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग कंडीशन, कि उसने जो वो विजिट करने की डिफरेंट आइडियाज है ना, कि वो पहले कहाँ पर जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ठीक है, उसका उसने स्केड्यूल बना दिया। तो सिंपली रैंकिंग अरेंजमेंट के हिसाब से हम करेंगे, जैसे हम टॉलर शॉर्टर करते थे ना, जो लंबा है उसे ऊपर मेंशन कर दिया, छोटे वालों को नीचे, ऐसे ही रैंडमली देखेंगे। ही मस्ट विजिट यू बिफोर वी एंड जेड, कि वो यू जो है वो यू के पास विजिट करेगा, यू स्टोर में विजिट करेगा, किससे पहले, वी और जेड से पहले, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पहले ही विजिट कर लेगा। ही मस्ट विजिट वी बिफोर वाई, ठीक है, वो वी स्टोर में विजिट करता है वाई से जस्ट पहले, अभी जेड का कंफर्म नहीं है हमें। द थर्ड स्टोर ही विजिट्स मस्ट बी एक्स, कहता है ये 6 अगर डिफरेंट स्टोर्स हैं तो जो तीसरे नंबर वाले स्टोर पे विजिट करेगा वो कौन सा होगा, एक्स होगा। द सेल रिप्रेजेंटेटिव कुड विजिट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर एक्स एक्सेप्ट, कहता वही सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है एक्स के बाद किसी भी डे पे विजिट कर सकता है एक्सेप्ट। अब देखो इतनी ही इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, u जो है v और z से पहले है और v जो है y से भी पहले है, मतलब कि u के बाद ये 3 तो स्टोर्स रहेंगे ही रहेंगे। z का कंपैरिजन नहीं पता, z v के बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, वो y के बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। इन शॉर्ट ये तीनों रहेंगे तो u के नीचे ही, तो u के नीचे 3 सीट्स तो अवेलेबल होनी चाहिए। तो नीचे से शुरू करते हैं, ये 3 सीट्स मैं मान के चलता हूं v z y के लिए होंगी, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक सीट पे ऊपर u स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बाय चांस मैं u यहां रख लेता हूं तो उसके नीचे ये 3 स्टोर्स कैसे एडजस्ट करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है u यहां पर नहीं होगा कहीं भी, तो u जो है x के ऊपर कहीं भी रह सकता है, यहां पर भी रह सकता है, यहां पर भी। अब u स्टोर जो है x के ऊपर ही होगा या पहले ही विजिट कर लेगा वो, तो मतलब उसने क्या पूछा है कि वो किसी भी स्टोर पे विजिट कर सकता है x के बाद, एक्सेप्ट किसके अलावा, किसको नहीं कर सकता, वो u स्टोर को कभी भी विजिट नहीं करेगा। आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो यहां पर आपको अरेंजमेंट सॉल्व नहीं करनी थी, जो भी इनमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसी के बिहाफ पे ही आपको बताना था, आइडिया लेना था किसके अलावा वो किसी भी स्टोर के ऊपर विजिट कर सकता है। तो यू के अलावा वो किसी भी स्टोर में विजिट कर सकता है, वी में कर सकता है, जेड में कर सकता है, वाई में कर सकता है, किसी में भी कर सकता है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। 7 डिफरेंट कलर बुक्स आर केप्ट वन आफ्टर द अदर, कहता 7 किताबें जो रखी गई हैं अलग अलग कलर में, एक के बाद एक। अब सिंपली है, इसे भी रैंकिंग का रेफरेंस लेके हम सॉल्व करेंगे। 7 बुक्स हैं। द रेड बुक इज जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज बुक, कहता जो रेड कलर की बुक है वो ऑरेंज कलर की बुक के जस्ट ऊपर रखी गई है, कहां पर है कुछ पता नहीं है। द ब्लू बुक इज बिटवीन द ग्रीन एंड द येलो बुक्स, कहता जो नीले रंग की किताब है, ब्लू बुक है, वो ग्रीन और येलो के इन बिटवीन है। अब ग्रीन और येलो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। द वॉयलेट बुक इज बिटवीन द ग्रीन एंड ब्लैक बुक, कहता वॉयलेट कलर की जो बुक है वो ग्रीन और ब्लैक बुक के इन बिटवीन है, तो मतलब ग्रीन और ब्लैक भी आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। There are as many books between the green and the red books as there are between black and blue, कहते हैं जितनी ग्रीन और रेड में है, जितनी ग्रीन और रेड में है
उतनी ही सेम बुक्स किस किस के बीच में है, ब्लैक और ब्लू के बीच में, ब्लैक और ब्लू कलर की बुक के बीच में। ओके, इफ द येलो बुक इज ऑन द टॉप विच बुक इज एग्जैक्टली इन द मिडल। चलो जी, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन लगता है कौन कौन सी उठानी पड़ेगी? देखो, हमें ग्रीन के बारे में दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, एक ये और एक ये। हम इन्हीं का रेफरेंस लेके चलते हैं। ध्यान से देखना मैं केसेस कैसे क्रिएट कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वॉयलेट ग्रीन और ब्लैक के बीच में है, वॉयलेट बुक जो है वो ग्रीन और ब्लैक के बीच में है, इस तरह से। ये मैंने 3 बुक्स अरेंज कर दी, बट ब्लैक की जगह ग्रीन भी तो हो सकता था, तो इसके लिए एक और केस बनेगा। ग्रीन यहां पर, वॉयलेट यहां पर, ब्लैक यहां पर, यही होगा। चलो, मैंने इसको यूज कर लिया, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने 2 केसेस बना लिए, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक आपस में पोजीशन को शफल कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीन के बारे में ये इंफॉर्मेशन देखो क्या है कि ग्रीन और येलो के बीच में ब्लू है। अगर ग्रीन यहां पर है तो येलो में यहां नहीं ले सकता हूं, तो ग्रीन एक के गैप में यहां पर येलो बुक लेनी होगी और उसके बीच में कौन सी बुक आ रही है, ब्लू बुक। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन यहां पर भी मुझे लेनी होगी, यहां पर ब्लू कौन सी बुक है, येलो बुक लेनी होगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं कि ब्लू जो है वो ग्रीन और येलो के बीच में है, तो ब्लू जो है वो ग्रीन और येलो के बीच में है। ये कंडीशन बन गई। अब देखो, दोनों ही केसेस में हमारे पास 5-5 बुक्स अरेंज हो चुकी हैं, 5 यहां 5 यहां। अब ऑरेंज से जस्ट पहले रेड, या तो दोनों यहां पर होंगी या तो दोनों सबसे नीचे होंगी। इसी तरह या तो दोनों टॉप पे होंगी या तो दोनों बॉटम पे होंगी। तो 4 केसेस बनेंगे, बट इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। बट ये देखो, कुछ लिखा हुआ है, एक कंडीशन दे दिया है, इफ द येलो बुक इज ऑन द टॉप। ये अगर पीली किताब को सबसे ऊपर रखा जाए, अब येलो बुक अगर टॉप पे होगी तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। बस इसमें तो येलो बुक बॉटम पे आ रही है, तो मतलब वो इस अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अगर येलो बुक टॉप पे होगी, अगर ये टॉप है तो इसके ऊपर कोई भी और बुक नहीं है, तो ये दोनों बुक यहां पर आ जाएंगी, ऑरेंज एंड रेड। कंडीशंस दिए दी गई हैं। इफ येलो बुक इज ऑन द टॉप विच बुक इज एग्जैक्टली इन द मिडल। तो मिडल में बताओ कौन सी होगी, तो मिडल में कौन सी किताब आ रही है, ये देखो वॉयलेट कलर की। 3 यहां छोड़ दो, 3 यहां छोड़ दो, मिडल में कौन से आ गई, वॉयलेट कलर की किताब। और ये भी गिवन था, ग्रीन और रेड में जितने हैं उतने ब्लैक और ब्लू में है। जितने ग्रीन और रेड में हैं हम यहां पर कर सकते थे, ब्लैक और ब्लू में कितने हैं, 2 हैं। ग्रीन और रेड में भी 2 कर दो। अगर ग्रीन यहां पर है तो 2 के गैप में यहां रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि रेड के जस्ट बिलो में ऑरेंज ने आना है, तो हमें रेड बुक यहां अरेंज करनी होती और ऑरेंज यहां पर। तो भी 2 केसेस हमारे बन सकते थे, बट कंडीशन ये प्रेफरेंस में ली गई है। यहां देख लो, ग्रीन और रेड के बीच में 2 किताबें हैं, तो दोनों ही केसेस में रेड जो है वो ग्रीन के नीचे ही आना था। 2 केसेस बन रहे थे, बट कंडीशन जो है इसके ऊपर हमें दी गई थी कि अगर येलो बुक को टॉप पे रखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है इसे प्रेफरेंस दो। अगर ऐसा होता कि अगर ब्लैक बुक को टॉप पे रखा गया तो हम इसे प्रेफरेंस दे देते। ठीक है, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, अभी के लिए एक हल्का सा आइडिया दिया है, जनरल सा ओवरव्यू था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। घबराना मत, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें मैंने थोड़े ट्रिकी दे दिए हैं कंसेप्ट लेक्चर में ही। बस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बताना था कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन के साथ। ओके, तो सेशन में बने रहिएगा, कोशिश करना पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर। टेक केयर।